आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुट्रिक्स में। तो मैं हूं सत्यम पांडे और आज आपके सामने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का 5th लेक्चर लेकर आया हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है जिसमें कि हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखने के बाद कुछ लोग चकरा जाते हैं, लेकिन हम इस डर को दूर करने की कोशिश करेंगे और एक अच्छा सा तरीका आपको देंगे जिससे कि आप बस यूं ही इसका डेरिवेशन कर पाओगे और इसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर पाओगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। इसको करने के बाद हम आपको बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो काफी सिंपल सा टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसको हम करते हैं। क्या बोलते हैं न्यूटन साहब अपने तीसरे नियम में? तो साहब कुछ ऐसा बोलते हैं कि यहाँ मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, कब बोलते हैं तीसरे लॉ में न्यूटन साहब कि अ बॉडी, या इसको मैं ऐसे लिख दूं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बोले? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब स्टेटमेंट तो याद हो रहा होगा, सिंपल सा है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है डेली लाइफ में? देखो क्या होता है, यहां पर कोई ब्लॉक दे रखा है आपको, ये कोई ब्लॉक है, आप इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। आप जब फोर्स लगा रहे हो तो आप कुछ एक्शन कर रहे हो ब्लॉक पे, आप उसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप कोई फोर्स लगा रहे हो ब्लॉक पे, तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉक चुपचाप बैठा हुआ है, बोल रहा है कि यार अब क्या करें, मेरे पे फोर्स लगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो भी आप पे फोर्स लगा रहा है। अगर आप 10 न्यूटन के फोर्स लगा रहे हैं तो ये ब्लॉक भी आप पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो क्या है स्टेटमेंट कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब आप इधर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो तो ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इक्वल तो फोर्स हुआ, लेकिन अपोजिट कैसे? देखो, आप जब इस पे ब्लॉक पे फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हो तो ब्लॉक आप पे फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है। मतलब कर क्या रहा है ब्लॉक आपको अपोज कर रहा है, ठीक है। तो हम फर्स्ट लॉ में क्या पढ़े थे? फर्स्ट लॉ में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स होता क्या है। सेकेंड लॉ में हमने फोर्स कैलकुलेट करने की तरीका को समझा था, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो थर्ड लॉ हमको क्या बताता है? देखो क्या है ना कि बेसिकली तीनों लॉ जो है वो फोर्स के बारे में कुछ कुछ बताते हैं। तो थर्ड लॉ हमको फोर्स का बिहेवियर बताता है कि फोर्स कैसा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्या हो रहा है। तो फोर्स का बिहेवियर हमको थर्ड लॉ बताता है और उसी बिहेवियर को हम इस लॉ में समझेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्लियर हो रहा होगा, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो एक्शन कुछ फिक्स नहीं है कि कहाँ होगा, कहीं भी अगर आप वो एक्शन कर रहे हो तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होने जा रहा है। अगर मैं इस ब्लॉक पे एक झटका दूं, ठीक है, ब्लॉक पे झटका दूं, अगर मैं इस पे ऐसे मार रहा हूं तो ये ब्लॉक भी, ये बोर्ड भी मेरी तरफ उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना कि मैंने लगा रखा है, ठीक है। ये क्लियर है? तो ये था न्यूटन साहब का स्टेटमेंट। तो इसी चीज को एक और एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं ताकि एकदम दिल में बैठ जाए। अब जो अपना काम है वो तो करना ही होगा मुझे। तो मान लेते हैं एक ब्लॉक ये है और यहां पे भी एक ब्लॉक है। अब मान लेते हैं ये ब्लॉक उसकी तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ ये मूव कर रहा है। ये ब्लॉक आता गया, किसी पॉइंट पे इससे टकरा जाता है। तो जब टकराएगा तो इसका सिचुएशन कुछ कैसा होगा? ऐसा हो जाएगा सिचुएशन जब दोनों को ब्लॉक टकराएगा तो, ठीक है। ये कॉलिजन से भी पहले का बात और कॉलिजन के टाइम का बात। तो जब ये टकराया होगा तो ये ब्लॉक इस पे कुछ फोर्स लगाया होगा, ठीक है। जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो यहाँ जब फोर्स लगाया ये वाला, तो अब इक्वल और अपोजिट रिएक्शन तो होना है। आप जब इधर पे जाकर फोर्स लगाओगे, टकराओगे उससे, तो उधर से आपको फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स लगाएगा? इक्वल फोर्स लगाएगा और आपके फोर्स के एप्लीकेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब आप इधर फोर्स लगा रहे हो तो वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन की तो बात करनी पड़ेगी। तो जब इधर की तरफ आप फोर्स लगाए
तो यहाँ पर एक इंटरनल एनर्जी ये बन जाता है, ठीक है, इंटरनल फोर्स यहाँ पे डेवलप होता है। तो कौन सा, इसको कैसे बताएंगे इंटरनल फोर्स को? देखो आप इधर की तरफ फोर्स लगाते हो, यहीं पे मैं बता देता हूँ, ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। जब कंबाइन हो जाएगा तो देखो ये इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इंटरनल क्या है एक्सटर्नल क्या है। देखो ये जब पास में आ गया तो क्या ये समझ में आ रहा है कि ये अंदर का फोर्स है। अगर मैं इधर की तरफ फोर्स लगाऊं तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, लेकिन ये बॉडी अपने एक दूसरे पे फोर्स लगाया है ना, तो फिर ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन साहब का थर्ड लॉ इतना ही था। इसके कुछ एप्लीकेशन को हम समझते हैं। देखो अब इसका कुछ एप्लीकेशन मैं बता दूं। जैसे आप किसी सरफेस पे वॉक करते हो, तो जब आप वॉक करते हैं तो क्या होता है, देखो ये सरफेस है कोई, इसको मैं सरफेस मान लेता हूँ, ठीक है, ये कोई सरफेस है आपका। अब इस सरफेस पे आप वॉक करते हो तो होता क्या है कि आपका पैर जो होता है वो इस सरफेस को इधर की तरफ धक्का देता है। मतलब होता क्या है कि आप ऐसे की तरफ चलते हो, ठीक है, तो जब आपका पैर ऐसे चलता है पीछे की तरफ तो वो एक एक्शन लगाता है, एक्शन फोर्स होता है। मतलब कि आप कुछ एक्शन कर रहे होते हो, तो जब आप एक्शन कर रहे होते हो सरफेस पे तो सरफेस आपको आगे की तरफ धक्का देता है। जैसे आप पीछे की तरफ सरफेस को धक्का देना चाहते हो, जब आपका पैर चलता है तो वो ऐसे आता है और आप सरफेस को पीछे की तरफ धक्का देना चाहता है। तो जब पीछे की तरफ सरफेस को आप धक्का देना चाहते हो तो सरफेस क्या करता है कि उस पे एक रिएक्शन डेवलप करता है आपके ऊपर। आप एक्शन कर रहे हो, सरफेस उस पर रिएक्शन करेगा, तो सरफेस क्या करता है कि आपको आगे की तरफ धक्का देता है। इसी वजह से हम लोग चल पाते हैं। तो अगला एप्लीकेशन जो होगा हमारा कि जब हम गन को फायर करते हैं, ठीक है, बंदूक जब आप चलाते हो तो आप नहीं चलाते, तो जब आप बंदूक चलाते हो तो उससे गोली निकलती है, ठीक है। जब गोली निकलती है तो क्या होता है, बंदूक तो मैं नहीं बना पाऊंगा, बस ऐसे ही समझा रहा हूं। तो जब उससे गोली निकलती है तो अब गोली निकल रही है तो फोर्स एक जनरेट हो रहा है। अरे आप सिंपल देखे होंगे कि जब कोई फायर करता है तो पीछे की तरफ उसको जर्क एक फील होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब वो फायर किया तो पीछे आया, क्यों पीछे आया, सिंपल एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट होता है वहां। आप जब गोली फायर करते हो तो गोली निकल के जाता है बाहर, ठीक है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से जाता है। तो जब गोली बाहर की तरफ गया तो वो इक्वल फोर्स लगाएगा। देखो गोली कितना दूर जाता है, आपको जर्क थोड़ा लगता है। क्यों थोड़ा लगता है, क्योंकि फोर्स तो सेम लग रहा है, एक्शन रिएक्शन पे इक्वल फोर्स लगता है, ठीक है। फोर्स इक्वल लग रहा है तो फोर्स हो क्या रहा है आखिर, क्यों हम यहीं रह जा रहे हैं, गोली उतना दूर चला जा रहा है। देखो क्या होता है कि गोली का मास कम होता है, गोली का मास कम होने की वजह से वो ज्यादा वेलोसिटी से ज्यादा दूर की तरफ जाता है। अब गन का मास ज्यादा हो गया, गन का मास ज्यादा हो जाएगा तो वो हल्का सा जर्क देकर ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा गन की बातें, मतलब इसमें भी एक्शन रिएक्शन पेयर को हम समझ रहे थे। तो मैंने बेसिक्स को क्लियर कर दिया है। अब दिक्कत क्या होता है, चलो एक केस मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। यहाँ पे कोई एक कार है, ये कोई कार है और इधर कोई बड़ा सा ट्रक है, ये कोई बड़ा सा ट्रक है। अब डेली लाइफ में इसको आप कार मानो, इसको ट्रक मानो। जब एक्सीडेंट होता है तो इधर से कार जा रही है, उधर से ट्रक आ रही है। जब एक्सीडेंट होता है तो आप क्या देखते हो कि कार जो होता है वो ज्यादा डिस्ट्रक्ट होता है। तो क्यों ज्यादा डिस्ट्रक्ट होता है, अभी तो हम पढ़े थे कि इक्वल फोर्स लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो कार को ज्यादा क्षति क्यों होती है, ठीक है। सोचो 2 मिनट, फिर मैं बताता हूं क्यों होती है। चलो मैं बता रहा हूं। दिक्कत क्या है ना कि हम फोर्स को डिस्ट्रक्शन से मेजर करने लगते हैं। अब डेली लाइफ में हमको क्या लग रहा होगा कि कार पे ज्यादा फोर्स ट्रक लगाया, इस वजह से कार एकदम चकनाचूर हो गया, और कार छोटा है वो ट्रक पे कम फोर्स लगाया होगा, इस वजह से ट्रक ठीक ठाक है, मतलब कम कार के कंपैरिजन में उसको कम लॉस हुआ है। तो अब हम फोर्स को कैसे मेजर किए यहाँ, डिस्ट्रक्शन से, कि कार ज्यादा डिस्ट्रक्ट हुआ है तो कार पे ज्यादा फोर्स लगा है। ऐसा कुछ नहीं होता, फोर्स इक्वल होता है दोनों पे। कार ट्रक पे उतना फोर्स लगाया, ट्रक ने कार पे भी उतना ही फोर्स लगाया। तो फिर डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ उतना कार का, डिस्ट्रक्शन इसलिए हुआ क्योंकि कार का मास कम था, ठीक है, कार का मास
कम था इसलिए कार ज्यादा डिस्ट्रक्ट हो गया, ट्रक का मास ज्यादा था इसलिए ट्रक कम डिस्ट्रक्ट हुआ। ठीक है, तो अब फोर्स को डिस्ट्रक्शन को देखते हुए मेजर नहीं करना है, सिंपल आपको इस लॉ को ध्यान रखना है कि हमेशा इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है। एक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, उस क्वेश्चन में था कि एक कार मूव कर रही है, ठीक है, कार एक मूव कर रहा है, उधर से एक इंसेक्ट आकर टकरा जाता है कार पे, कार के का जो शीशा होता है सामने वाला, उस पे एक इंसेक्ट आकर टकराता है, तो उस वो इंसेक्ट वही मर जाता है। तो उसके मरने का कारण क्या है? ठीक है, उसके मरने का कारण क्या है? तो मरने का सिंपल कारण है कि क्या कारण है? तो उसका मरने का सिंपल सा कारण है कि कार जब मूव कर रहा है तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो ऑन एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर से भी मूव कर रहा है, तो अच्छा खासा वेलोसिटी है। अब उधर से कोई इंसेक्ट आके इसके शीशा पे टकरा जाता है, एयर शील्ड पे टकरा जाता है, तो जब उसके शीशे पे टकराएगा तो इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा, उधर से वो भी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो देखो वहां वो मर गया लेकिन कार को कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार का मास बहुत ज्यादा है और उसका मास बहुत कम है, फोर्स तो इक्वल ही लगा था। अब कोई बोलेगा कि अरे वो मर गया, इसका मतलब कार बड़ा, उस पर ज्यादा फोर्स लगा दिया। कोई ज्यादा फोर्स कार ने लगाया, कार ने भी उस पर उतना ही फोर्स लगाया और उस इंसेक्ट ने भी कार पे उतना ही फोर्स लगाया था। अब वो मर इसलिए गया क्योंकि उसका मास कम था, उसका मोमेंटम की वजह से उसका डेथ होता है। फोर्स हम सेकेंड लॉ में क्या पढ़े थे? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो उसका जो मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, वो क्या है? बहुत कम है, और कार का मोमेंटम क्या है? बहुत ज्यादा है, इस वजह इंसेक्ट का डेथ हो गया। तो अगला टॉपिक होगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। काफी अच्छा टॉपिक है, बहुत मजेदार, एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल अगर आपको समझना हो कि कंजर्वेशन होता क्या है, तो मैं बताऊं कि कंजर्व करना मतलब जितना यहाँ है उतना ही यहाँ होगा। देखो समझते हैं, ये कोई कार है, ये पॉइंट ए पे है, फिर यही कार यहाँ आ जाती है पॉइंट बी पे। अगर मैं बोलूं कि इसका मोमेंटम कंजर्व है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो मैं सिंपल बोलना चाह रहा हूं कि कार ए का मोमेंटम यहाँ पे जितना था उतना ही कार ए का मोमेंटम बी पॉइंट पे होगा। जितना इसका मोमेंटम पॉइंट ए पे था उतना ही इसका मोमेंटम पॉइंट बी पे होगा। तो कंजर्व होने का मतलब है कि कांस्टेंट होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा किसी भी दो पॉइंट पे। ठीक है, इसको हम समझने के लिए एक अच्छा सा मतलब जैसे इसको डेराइव किया जाता है, हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, क्या होता है कि बड़ा परेशानी होता है। जब मैं 9th में था तो मुझे बहुत परेशानी हुआ करती थी, और मुझे जहां जहां परेशानी होती थी, जिस वजह से परेशानी होती थी, उन चीजों को यहाँ आपके सामने रखेंगे ताकि वो परेशानियां फिर से आपको ना हो। ठीक है, तो हमको सिंपल करना क्या है, एक बॉडी यहाँ है, दूसरा बॉडी यहाँ है, ये मूव कर रहा है, ये बॉडी ए मान लेते हैं और ये बॉडी बी मान लेते हैं। ये मूव कर रहा है, इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, तो इसको मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, और बी भी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, ए बी दो बॉडी लिए, इसका इनिशियल वेलोसिटी यू ए, इसका इनिशियल वेलोसिटी यू बी। फिर ये कुछ देर के बाद दोनों बॉडी कोलाइड कर जाते हैं। ठीक है, कोलाइड होने के बाद क्या होता है, फिर से ये आगे पीछे होकर मूव करने लगते हैं। तो फिर क्या होता है, ये ए और बी, यहाँ ए और बी का कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद फिर से वो मूव करने लग गए। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, ये कब का है, बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन, ये वाला एट कोलिजन, और ये वाला आफ्टर कोलिजन। तो तीन केस यहाँ देखें, पहले कोलिजन के, कोलिजन पर, आफ्टर कोलिजन। यहाँ एक चीज मेंशन करना होगा कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी।
अब आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों मेंशन किया, देखो क्यों मेंशन करना जरूरी था। ये जाकर इससे टकरा जा रहा है, यहाँ कोलाइड कर रहा है, ठीक है। तो ए बी से कब कोलाइड करेगा, जब ए तेज मूव कर रहा होगा बी से, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है। अब बात क्या है कि हमको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। तो हमको सिंपल प्रूव क्या करना है कि मोमेंटम ऑफ ए, मतलब इसका मास कुछ एम ए मान लेते हैं, इसका मास मान लेते हैं मास ऑफ ए, और ये क्या है मास ऑफ बी। तो मोमेंटम, इसका टोटल मोमेंटम क्या होगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। हमको ये चीज डेराइव करना है इस केस को ध्यान में रखते हुए। तो हम इसको डेराइव करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले अगर चीजें पता हो ना कि हमको करना क्या है, हमको जाना क्या है, तो सिंपल हो जाता है करना। तो हम इसको डेराइव करने के लिए कुछ ये करेंगे कि पहले चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, फिर न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ, फिर इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे, फिर हम न्यूटन साहब के सेकेंड लॉ से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, और फिर न्यूटन साहब के थर्ड लॉ, यहाँ कोलिजन हो रहा है तो थर्ड लॉ यहाँ पर अप्लाई कर देंगे कि एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम बॉल ए की बात करते हैं, ये बॉल ए, ये बॉल बी। तो अगर बॉल ए का चेंज इन मोमेंटम हम निकाले, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए, तो हम लिखे चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए इज इक्वल टू, क्या हुआ इसका चेंज, एम, चेंज मतलब हम बताए थे ना फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम एम ए वी ए, यही ना ए का फाइनल मोमेंटम होगा, और माइनस एम बी वी बी। इसी तरह चेंज इन मोमेंटम फॉर बी अगर मैं निकालूं, चेंज इन मोमेंटम फॉर बॉल बी, तो इसका चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। वो ये यहाँ पे मैं बॉल एक के मोमेंटम का चेंज निकाल रहा हूं, तो इसका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो यहाँ मैं गलती किया था थोड़ा सा, ये एम ए यू ए होगा, ठीक है। मोमेंटम क्या, मास इंटू वेलोसिटी, अभी मैं बॉल ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बॉल ए का एम ए इंटू बी ए, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, यही तो होता है चेंज इन मोमेंटम। तो फिर अब बॉल बी का मैं बात करूं तो एम बी यू बी, ये बॉल बी का मोमेंटम हुआ, ठीक है। अगर मैं इसका रेट निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, यहां मैं लिख दूं रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर मैं बात कर दूं, तो मान लेते हैं कि ये जो भी कहानी है वो कुछ टाइम टी की है, तो इसको हम टी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसका भी अगर मैं रेट निकालूं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर बॉल बी, तो इसको भी मैं टी से डिवाइड कर दूं। अरे रेट क्या होता है, मैं बताया था रेट टाइम से डिवाइड करते हैं रेट निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी आप इतना नोट कीजिए, मैं आगे की बातें करता हूं। तो मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल कर बताया था बॉडी ए का और बॉडी बी का। अब मैं आपको बताता हूं, सेकेंड लॉ में हम क्या पढ़े थे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या पढ़े थे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ये हम सेकेंड लॉ से पढ़े थे कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो फोर्स इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं बॉडी ए की बात करूं, अगर मैं देखूं कि ए कितना फोर्स लगा रहा है बी पे, अब ए जाकर बी से कोलाइड हो रहा है, तो ए बी पे ही फोर्स लगाएगा ना, तो एक बी पे कितना फोर्स लगा रहा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो फोर्स बाई ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए लिखूं मैं एफ बी ए,
मैं लिखूं एफ बी ए मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज प्रोपोर्शनल टू, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। तो अभी मोमेंटम का चेंज निकाले थे, तो जब मैं था तो कंफ्यूज था कि अब किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पे रखूंगा। देखो क्या है कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, किसके कारण फोर्स लग रहा है, ए के कारण, तो यहाँ ए का चेंज ऑफ मोमेंटम लिखेंगे ना, फोर्स जिसके कारण लग रहा है उसके मोमेंटम का चेंज का रेट हम निकाल के रखेंगे यहाँ पे। तो इसका बॉडी ए का हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाले थे, क्या निकाले थे, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए बाई टी। अब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इस ये भी प्रोपोर्शनल होगा किसके, एम बी वी बी। अब देखो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, किसके कारण फोर्स है, बी के कारण, तो बी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को यहां पर हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाई टी। अब न्यूटन साहब के थर्ड लॉ से हम क्या पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एनटीडी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ फोर्स अप्लाइड ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए ड्यू टू बी। देखो ये क्या मैं लिखा, फोर्स अप्लाइड ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए ड्यू टू बी। मैं ये क्यों लिखा, देखो क्या होता है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, हम बताए थे मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा। अब ये निगेटिव साइन क्यों आया, ये डायरेक्शन के लिए आया। आप इधर फोर्स लगाते हो तो इधर की तरफ फोर्स लगाता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मान लेते कि ये एफ है ये भी एफ है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इस डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए वहां पर हम निगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है। तो अब यहां से हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, एम ए वी ए फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये लिखेंगे एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाई टी। देखो ये टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा इस यहां निगेटिव ऑफ होगा ना, इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ, ये माइनस साइन बाहर रहेगा और ये एफ ए बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एम ए बी ए। अब देखो अब सवाल आ रहा होगा बहुत बच्चों का कि यहाँ हम प्रोपोर्शनल लिए हैं तो फिर यहाँ कैसे पुट कर देंगे, ये तो फोर्स का वैल्यू पुट करना है, या प्रोपोर्शनल है तो कैसे पुट कर देंगे। तो इसको वैसे लिख सकते हैं क्या, एफ इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ इतना। अब के क्यों लगाए, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए, इसको भी लिख दे के इंटू इतना। अब इसका के और इसका के कैंसिल हो जाएगा, दोनों के कैंसिल, ठीक है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। लिखने का फायदा तो टाइम का भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, इसलिए दिखाना जरूरी था। तो यहां से क्या होगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी वी बी प्लस माइनस और माइनस प्लस एम बी यू बी, ठीक है। अब माइनस प्लस को एक साथ करते हैं, एम ए, ठीक है, माइनस प्लस को एक साथ करते हैं, तो एम ए वी ए, ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम, ये इधर आएगा एम ए यू ए, तो उधर प्लस जाएगा, तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, एम बी यू बी, ठीक है। यही चीज डिराइव करना था क्या हमको, यही डिराइव करना था ना। देखो ये क्या आया, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। तो क्या निकल कर आया कि इसका फाइनल मोमेंटम एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, फाइनल मोमेंटम है इसका, और इसका इनिशियल मोमेंटम एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है।
इसका स्टेटमेंट भी हम लिखेंगे। मैं पहले बता दूं कि इसको डिराइव करने के लिए चीजें क्या है जो याद रखनी चाहिए। यहाँ पे नोट करा देता हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये मतलब कोलिजन वाला चीज अपने दिमाग में रखोगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को लिखे थे। तो पहला आपको क्या लिखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या है आपका, ये सबसे पहला स्टेप है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको सबसे पहले लिखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। इसको चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, इसको याद रखना है। तीसरा चीज आपको क्या करना है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ये डेरिवेशन दिल में बैठ जाएगा। जब भी डेराइव करना होगा ये 3 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फिर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये 3 पॉइंट याद रखो, ये टॉपिक दिल में बैठ जाएगा। तो अब हम इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं कि स्टेटमेंट क्या है इसका। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें, यहां मैं लिख दूं स्टेटमेंट, तो इसका स्टेटमेंट क्या है इस लॉ का। तो ये लॉ कहता है कि फाइनल मोमेंटम of the system is always equal to its initial momentum provided any external unbalanced force should be negligible। क्या है कि फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स इनिशियल मोमेंटम प्रोवाइडेड एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स शुड बी नेग्लिजिबल। तो क्या होता है कि जब फाइनल मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है। तो कब ऐसा होगा, जब आपका कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स न लगे, ठीक है। तो इस टॉपिक के काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे और उसमें भी इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करने की कोशिश करेंगे और न्यूमेरिकल्स को कैसे इजीली सॉल्व करना है, कैसे उनको आसानी से कर लेना है, उसके कुछ हैक्स और ट्रिक्स बताएंगे, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट सा वीडियो का एंड होता है और जिसमें कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत ही अच्छे टॉपिक की बात की थी। तो मुझे उम्मीद है कि अगला लेक्चर भी बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और उसको हम अपने तरीके से एकदम शानदार बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना प्यारा सा चैनल एडू ट्रिक्स।